नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प मामले की पड़ताल कर रहे हैं। सोचिए, एक सरकारी कर्मचारी है, निचली अदालत उसे बरी कर देती है, हम्म। फिर हाई कोर्ट उसे दोषी ठहरा देता है हम्म। और अब मामला है सुप्रीम कोर्ट में। ये पूरी कहानी है रिश्वतखोरी के आरोपों की, कानूनी दांवपेंच की और सबूतों के एक मतलब काफी उलझे हुए जाल की। हाँ, बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले की, जो 17 जुलाई 2025 को आया। ये मामला जुड़ा है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के एक अधिकारी एम संबशिवा राव और वो कुछ अन्य लोगों पर लगे रिश्वत के आरोपों से। अच्छा, तो हम जो बात कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के इसी विस्तृत फैसले पर आधारित है। तो आज हम समझना क्या चाहते हैं? मतलब इस बातचीत का मकसद क्या है? देखिए, हम इस जटिल मामले के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो रिश्वतखोरी के आरोप होते हैं, इनको साबित करने में असल में चुनौतियां क्या आती हैं, कानूनी मानक क्या हैं, अदालतें सबूतों को कैसे देखती हैं, कैसे परखती हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर एम संबशिवा राव के साथ हुआ क्या? हाँ, बिल्कुल। तो चलिए पहले किरदारों को थोड़ा समझ लेते हैं संक्षेप में। हाँ, बताइए। तो जो अपील करता है वो है एम संबशिवा राव, अभियुक्त नंबर 1। ये गुंटूर में सहायक प्रशासनिक अधिकारी थे उस वक्त। ओके। दूसरे अभियुक्त हैं एन गोविंदरा नायडू, अभियुक्त नंबर 2, विशाखापट्टनम में रीजनल मैनेजर। इनकी अपील के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। अच्छा। और तीसरे अभियुक्त हैं एम वेंकट शिव नाग प्रसाद, अभियुक्त नंबर 3। ये अपीलकर्ता के छोटे भाई हैं। ठीक है। और शिकायत करने वाले कौन थे? हाँ, शिकायतकर्ता जिनको प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 यानी PW1 कहा गया है, वो थे टी कोटी रेड्डी। ये बेसिकली एक बीमा क्लेम के सिलसिले में कार्रवाई करने के लिए अधिकृत थे। अच्छा, किस चीज का क्लेम था ये? ये क्लेम था एल लक्ष्मण रेड्डी नाम के एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद उनकी 8 लाख की जनता व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी का। PW1 जो थे वो नॉमिनी श्रीमती श्री लक्ष्मी PW2 के मामा थे। ओके। तो अब घटनाक्रम पर आते हैं। क्या हुआ था? देखिए, घटनाक्रम की सबसे मुख्य बात यह है, और ये बाद में बहुत अहम साबित होती है, कि क्लेम की जो फाइल थी वो अपीलकर्ता यानी अभियुक्त नंबर 1 ने 16 अगस्त 1999 को ही प्रोसेस करके आगे बढ़ा दी थी। अगस्त में ही? हाँ, अगस्त में। फिर शाखा प्रबंधक, वरिष्ठ मंडल प्रबंधक से होते हुए फाइल सितंबर 1999 तक क्षेत्रीय प्रबंधक यानी अभियुक्त नंबर 2 नायडू के पास पहुंच चुकी थी। लेकिन आरोप तो ये है कि इसके करीब 2 महीने बाद अक्टूबर में 15 अक्टूबर 1999 को जी। अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता PW1 से पैसे मांगे, रिश्वत मांगी। हाँ, आरोप यही है कि 40,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई अपने लिए और अभियुक्त नंबर 2 के लिए, ताकि क्लेम जल्दी पास हो सके। लेकिन यही पर एक पेच है ना? बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल बचाव पक्ष ने उठाया कि जब अपीलकर्ता का काम अगस्त में ही खत्म हो गया था, फाइल उसके पास थी ही नहीं, तो वो अक्टूबर में रिश्वत क्यों मांगेगा? उसका क्या लेना देना बचा था? ये बात तो सोचने वाली है। खैर, अभियोजन पक्ष क्या कहता है? अभियोजन पक्ष के अनुसार मांग दोहराई गई। अपीलकर्ता ने PW1 को कहा कि वो 17 अक्टूबर को हैदराबाद चलें अभियुक्त नंबर 2 से मिलने। PW1 ने मना कर दिया। अच्छा। फिर 20 अक्टूबर को दोबारा कहा गया। इस बार ये भी कहा कि ट्रेन टिकट बुक कर लो 22 अक्टूबर के लिए, और अभियुक्त नंबर 2 के लिए एक विस्की की बोतल भी ले आना। ओके। और फिर? तो PW1 ने अगले ही दिन 21 अक्टूबर को CBI में जाकर शिकायत दर्ज करा दी। तो CBI ने फिर ट्रैप लगाया होगा? हाँ, बिल्कुल। फिर CBI ने जाल बिछाया, पूरी तैयारी हुई। 40,000 रुपए के नोटों पर फिनोफ्थैलिन पाउडर लगाया गया, नंबर नोट किए गए, विस्की की बोतल के नंबर भी नोट हुए। एक स्वतंत्र गवाह PW3 को बुलाया गया, सिग्नल तय किया गया। और ट्रैप वाले दिन क्या हुआ, 22 अक्टूबर को? 22 अक्टूबर को जब ट्रेन जाने वाली थी तो गुंटूर स्टेशन पर अपीलकर्ता PW1 से मिला, लेकिन कहा कि वो खुद नहीं जा सकता। ओह। हाँ, और उसने अपने भाई अभियुक्त नंबर 3 प्रसाद को PW1 के साथ हैदराबाद भेज दिया। अच्छा, भाई को भेज दिया। फिर हैदराबाद में क्या हुआ 23 अक्टूबर को? 23 अक्टूबर को PW1 और अभियुक्त नंबर 3 हैदराबाद के एक होटल में ठहरे। अभियुक्त नंबर 3 ने अभियुक्त नंबर 2 को फोन करके मिलने का समय लिया। फिर वो लोग अभियुक्त नंबर 2 के घर गए। CBI टीम भी पीछे लगी हुई थी। घर पर अभियुक्त नंबर 3 ने PW1 का परिचय कराया। फिर अभियुक्त नंबर 2 ने PW1 को थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर भेज दिया। कुछ देर बाद PW1 वापस अंदर आया
उसने क्लेम जल्दी निपटाने की बात कही। अभियुक्त नंबर 2 ने आश्वासन दिया। और पैसों का लेन देन? अभियुक्त नंबर 3 के कहने पर PW1 ने रिश्वत के पैसे दिए। अभियुक्त नंबर 3 ने उसमें से 5,000 रुपए अपनी जेब में रख लिए। अच्छा। हाँ, और बाकी 35,000 रुपए वो अभियुक्त नंबर 2 को देने लगा। लेकिन अभियुक्त नंबर 2 ने हाथ से लेने के बजाय उसे पास रखी एक टीपॉय पर रखने को कहा। हाथ नहीं लगाया? नहीं। और विस्की की बोतल भी अभियुक्त नंबर 3 ने सोफे के पास रख दी। फिर सीबीआई ने पकड़ा? जी। PW1 ने बाहर आकर तय सिग्नल दिया। सीबीआई टीम फौरन अंदर आ गई। टीपॉय पर रखे पैसे और अभियुक्त नंबर 3 की जेब से निकले पैसे बरामद हुए। विस्की की बोतल भी जब्त की गई। और वो केमिकल टेस्ट फिनोफ्थलीन वाला? हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अभियुक्त नंबर 2 के हाथों का जब वॉश लिया गया तो वो नेगेटिव आया, मतलब रंगहीन रहा, कोई पाउडर नहीं मिला। लेकिन पैसे तो उसके सामने रखे गए थे। हाँ, पर उसने छुए नहीं थे जैसा कहा गया। जबकि अभियुक्त नंबर 3 के हाथों का और उसकी शर्ट की जेब का टेस्ट पॉजिटिव आया, गुलाबी रंग आया। ये तो काफी अहम बात है। तो इसके बाद फिर आरोप तय हुए होंगे? जी हाँ, तीनों पर आपराधिक साजिश यानी आईपीसी की धारा 120B और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की कई धाराएं 7, 11, 12, 13, 2, साथ में 13(1)D इनके तहत आरोप तय किए गए। मोटे तौर पे इन आरोपों का मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि इन लोगों ने मिलकर साजिश रची और सरकारी पद का दुरुपयोग करते हुए रिश्वत मांगी और ली। ये मूल आरोप था। तो मामला गया ट्रायल कोर्ट में, स्पेशल सीबीआई कोर्ट विशाखापट्टनम। वहां क्या हुआ? ट्रायल कोर्ट ने 2005 में अपना फैसला सुनाया और सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया। बरी कर दिया? क्यों? कोर्ट को सबूत अपर्याप्त लगे। उनका मानना था कि अभियोजन पक्ष अपना केस संदेह से परे साबित नहीं कर पाया। तो यहाँ वो निर्दोषता की धारणा वाला सिद्धांत लागू हुआ? बिल्कुल। कानून ये मानता है कि जब तक किसी का दोष पूरी तरह साबित न हो जाए उसे निर्दोष माना जाएगा। बरी होने का मतलब ही यही था कि अभियोजन स्तर पर फेल हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। राज्य यानी सीबीआई इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट गई। जी हाँ, राज्य ने हैदराबाद हाईकोर्ट में अपील दायर की और 2015 में करीब 10 साल बाद हाईकोर्ट का फैसला आया और हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलट दिया। पलट दिया? मतलब हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता M. संबशिवा राव, अभियुक्त नंबर 1 और उनके भाई M. वेंकट शिवनाग प्रसाद, अभियुक्त नंबर 3 को दोषी ठहरा दिया। और सजा? 1 साल की सश्रम कैद और जुर्माना। अभियुक्त नंबर 2 की तो अपील के दौरान मृत्यु ही हो चुकी थी। तो हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों किया? मतलब निचली अदालत के फैसले को क्यों पलटा? हाईकोर्ट ने सबूतों का फिर से मूल्यांकन किया, एक तरह से रीअप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस किया, और उन्हें लगा कि निचली अदालत का जो नजरिया था वो विकृत, परवर्स या अनुचित, अनरीजनेबल था। लेकिन क्या हाईकोर्ट ऐसा आसानी से कर सकता है? मतलब बरी करने के फैसले को पलटना? कर तो सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत ठोस आधार चाहिए। यहीं पर निर्दोषता की दोहरी धारणा का सिद्धांत आता है। वो क्या है? तो उसकी निर्दोषता की धारणा और मजबूत हो जाती है। मतलब अब उस पर दोहरी सुरक्षा है। हाई कोर्ट अगर इसे पलटना चाहती है तो उसे ये दिखाना होगा कि निचली अदालत का फैसला किसी भी तरह से संभव ही नहीं था, वो पूरी तरह से गलत था। सिर्फ ये कहना काफी नहीं कि दूसरा नजरिया भी संभव है। अच्छा, समझ गया। तो अब M. संबशिवा राव के पास क्या विकल्प था? सुप्रीम कोर्ट जाना? बिल्कुल। उन्होंने हाई कोर्ट की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की और यहीं से असली कानूनी बहस शुरू होती है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या दलीलें दी गईं? अपीलकर्ता की तरफ से क्या कहा गया? उनके वकील थे श्री जयंत भूषण, है ना? जी, उनकी सबसे पहली और मुख्य दलील यही दोहरी धारणा वाली थी कि भाई निचली अदालत का नजरिया अगर संभव था तो हाई कोर्ट को उसे पलटना ही नहीं चाहिए था। और वो मकसद वाला सवाल? हाँ, उसे फिर से उठाया गया कि जब अपीलकर्ता ने फाइल अगस्त में ही आगे बढ़ा दी थी तो वो अक्टूबर में रिश्वत क्यों मांगेगा? देरी का असली कारण रिश्वत नहीं बल्कि एक सिविल केस था, एक दीवानी मुकदमा OS No 631999 जो बीमा राशि के भुगतान पर रोक लगाने के लिए PW2 की सास ने दायर किया था। अच्छा, ये सिविल केस वाली बात पहले नहीं आई थी? आई थी, लेकिन बचाव पक्ष का जोर इस पर था कि देरी की वजह ये थी, रिश्वत नहीं। और साजिश के आरोप पर क्या कहा? उसे भी कमजोर बताया गया।
कहा गया कि अपीलकर्ता और अभियुक्त नंबर 2 के बीच तो संबंध ही अच्छे नहीं थे। अभियुक्त नंबर 2 ने तो पहले अपीलकर्ता को 2 बार ट्रांसफर भी किया था शिकायतों के आधार पर। 2 बार ट्रांसफर? हाँ, और इससे भी बड़ी बात जो बचाव पक्ष ने सामने रखी कि ट्रैप से सिर्फ 1 महीने पहले सितंबर 1999 में अभियुक्त नंबर 2 ने खुद अपीलकर्ता के खिलाफ विजिलेंस डिपार्टमेंट को शिकायत भेजी थी। क्या बात कर रहे हैं, ये तो बहुत अहम जानकारी है। बिल्कुल। बचाव पक्ष ने कहा कि ये कैसे संभव है कि कोई उस व्यक्ति के साथ रिश्वत की साजिश रचेगा जिसके खिलाफ उसने खुद विजिलेंस जांच शुरू करवा रखी हो। ये तो बिल्कुल अतार्किक है। हाँ, ये तो है। और वो फोन कॉल जो 21 अक्टूबर को हुई थी, उस पर कहा गया कि सिर्फ फोन कॉल होने से साजिश साबित नहीं होती। क्या बात हुई ये किसी को नहीं पता, और अगर अभियुक्त इस बारे में चुप रहता है तो उसके खिलाफ अनुमान लगाना संविधान के अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन है, जो आत्माभिशंसन से संरक्षण देता है। मतलब कोई खुद के खिलाफ गवाही देने को मजबूर नहीं किया जा सकता। सही बात है। और ट्रैप की कार्यवाही पर भी सवाल उठाए गए थे। हाँ, और वो बहुत गंभीर सवाल थे। सबसे बड़ा सवाल था पुलिस अधीक्षक एसपी की भूमिका पर। एसपी, उनका क्या रोल था? सीबीआई इंस्पेक्टर PW12 ने अपनी गवाही में कहा था कि उसने ट्रैप ऑपरेशन से पहले एसपी को सूचित नहीं किया था, लेकिन बचाव पक्ष ने एसपी की सरकारी टूर डायरी पेश की जिसमें साफ लिखा था कि उस दिन वो हैदराबाद में थे और ट्रैप में शामिल थे। अरे, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ी है। मतलब इंस्पेक्टर ने झूठ बोला। बचाव पक्ष का यही आरोप था कि एसपी की मौजूदगी जानबूझकर छुपाई गई, शायद इसलिए कि एसपी का इस्तेमाल अभियुक्त नंबर 2 पर दबाव बनाने के लिए किया जा सके, क्योंकि दोनों एक ही समुदाय के थे। ये एक संगीन आरोप था कि पूरी कहानी मनगढ़ंत हो सकती है। ये तो जांच की निष्पक्षता पर ही सवाल उठा देता है। और क्या विसंगतियां थीं? और भी थीं, जैसे अभियुक्त नंबर 3 की जो शर्ट जब्त की गई थी, मेमो में उसका रंग सफेद लिखा था, लेकिन जब वो शर्ट कोर्ट में पेश की गई तो वो काई रंग की निकली। रंग बदल गया? हाईकोर्ट ने इसकी अजीब सी व्याख्या दी कि शायद धूल लगने से या धोने से रंग बदल गया होगा। बचाव पक्ष ने कहा ये अविश्वसनीय है। और विस्की की बोतल? हाँ, विस्की के डिब्बे पर फिनोफ्थिलीन पाउडर मिलने की बात पहले रिकवरी मेमो में नहीं लिखी थी, वो बाद वाले मेमो में आई। ये भी शक पैदा करता था। इसके अलावा गवाहों के बयानों में भी विरोधाभास थे कि घर में कितने लोग गए, अभियुक्त नंबर 2 कहाँ बैठा था, PW1 कितनी देर बाहर रहा वगैरह। तो कुल मिलाकर बचाव पक्ष का कहना था कि मकसद साबित नहीं होता, साजिश की थ्योरी कमजोर है, आपसी रिश्ते खराब थे, और सबसे बड़ी बात, ट्रैप की प्रक्रिया में गंभीर खामियां हैं, सबूतों में हेरफेर का शक है। इसलिए निचली अदालत का बरी करने का फैसला सही था। एकदम सही। और उन्होंने अपीलकर्ता की उम्र 74 वर्ष और स्वास्थ्य का भी हवाला दिया। अब आते हैं दूसरी तरफ। राज्य की क्या दलीलें थी? उनकी तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री विक्रमजीत बनर्जी थे। जी, उनका पहला तर्क था कि अगर निचली अदालत का फैसला वाकई विकृत या गलत था तो हाईकोर्ट को सबूतों का पुनर्मूल्यांकन करने का पूरा अधिकार है। और मकसद वाली बात पर उनका क्या कहना था? राज्य का मुख्य तर्क ये था कि रिश्वत की मांग अपीलकर्ता ने अपने काम के लिए नहीं की थी, बल्कि अभियुक्त नंबर 2, जिसके पास फाइल असल में लंबित थी, उसके साथ संपर्क साधने या लाइजनिंग करने के लिए की थी। PW1 की गवाही इस मांग को साबित करती है। अच्छा, मतलब अपीलकर्ता एक बिचौलिए की तरह काम कर रहा था। हाँ, राज्य का यही कहना था। और उन्होंने कंस्ट्रक्टिव रिसीट यानी रचनात्मक प्राप्ति के सिद्धांत का भी जिक्र किया। ये क्या होता है? इसका मतलब है कि भले ही अभियुक्त नंबर 2 ने पैसे सीधे हाथ में न लिए हों, लेकिन जब उसने टीपॉय पर रखने को कहा तो एक तरह से उसने उन पैसों पर अपना नियंत्रण मान लिया, उसे स्वीकार कर लिया। ये भी रिश्वत लेना ही माना जाना चाहिए, ये राज्य का तर्क था। और वो सिविल केस वाली बात? राज्य ने कहा कि सिविल केस में जो रोक लगी थी वो सिर्फ पैसे के वितरण पर थी, फाइल की प्रोसेसिंग पर नहीं। फाइल तो आगे बढ़ाई जा सकती थी, और सबूत है कि अभियुक्त नंबर 2 ने जानबूझकर फाइल को बेवजह रोक कर रखा था। PW5 जो एक और अधिकारी थे, उनकी गवाही भी थी इस पर। और साजिश के बारे में फोन कॉल, ट्रांसफर वगैरह? राज्य ने कहा कि 21 अक्टूबर की फोन कॉल संपर्क साबित करती है। ट्रैप वाले दिन अभियुक्त नंबर 3 का अभियुक्त नंबर 2 को फोन करना, ये सब साजिश की पुष्टि करता है। और जो ट्रांसफर हुए थे वो रूटीन या स्थानीय किस्म के थे, उनसे खराब संबंधों का पता नहीं चलता। और जो विसंगतियां थीं, जैसे शॉट का रंग, एसपी की भूमिका,
राज्य ने विसंगतियों को मामूली बताया, कहा कि गवाहों के बयानों में थोड़ा बहुत अंतर तो आ ही जाता है, इससे पूरा केस झूठा नहीं हो जाता। एसपी की भूमिका पर उन्होंने कुछ स्पष्टीकरण देने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उससे संतुष्ट नहीं हुआ। तो ये थी दोनों तरफ की दलीलें। काफी जटिल मामला है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। कोर्ट ने किस नजरिए से देखा इस सबको? सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत को दोहराया, जो नीरज दत्ता बनाम राज्य के केस में स्थापित हुआ था। हाँ, वो क्या सिद्धांत है? ये सिद्धांत भ्रष्टाचार के मामलों के लिए एकदम बुनियादी है। ये कहता है कि रिश्वत के मामले में अभियोजन पक्ष को दो चीजें अलग-अलग और संदेह से परे साबित करनी होंगी। पहली, रिश्वत की मांग, डिमांड, और दूसरी, रिश्वत की स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। दोनों जरूरी है? हाँ, दोनों अनिवार्य हैं। इन्हें साइन कॉन नॉन कहा जाता है, यानी जिसके बिना काम नहीं चल सकता। सिर्फ पैसे बरामद हो जाना या स्वीकृति दिखा देना काफी नहीं है अगर ये साबित न हो कि अभियुक्त ने रिश्वत की मांग भी की थी या फिर किसी और ने मांगी और अभियुक्त ने उसे स्वीकार किया। अच्छा, तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मांग और साजिश के सबूतों को कैसे देखा? मांग वाले पहलू पर कोर्ट ने फिर उसी समय वाली बात पर गौर किया कि अपीलकर्ता ने फाइल प्रोसेस करने के 2 महीने बाद रिश्वत क्यों मांगी, जब फाइल उसके पास थी ही नहीं। हाईकोर्ट ने कहा था कि ये अभियुक्त नंबर 2 से संपर्क साधने के लिए थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये पूरी मांग का आरोप ही संदेह के बादल में घिरावा लगा। और साजिश, फोन कॉल पर कोर्ट ने माना कि हाँ, संपर्क हुआ, ये साजिश का हिस्सा हो सकता है, लेकिन बातचीत में क्या हुआ ये पता नहीं। और इस पर अभियुक्त की चुप्पी से उसके खिलाफ अनुमान लगाना, जैसा हाईकोर्ट ने किया, वो अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन है। और वो विजिलेंस वाली शिकायत? हाँ, वो सबसे अहम था। कोर्ट ने कहा कि ये मानना बेहद अतार्किक, एब्सर्ड और मूर्खतापूर्ण, प्रोपोस्ट्रस है कि अभियुक्त नंबर 2 उस व्यक्ति अपीलकर्ता के साथ साजिश रचेगा जिसके खिलाफ उसने खुद 1 महीने पहले विजिलेंस शिकायत दर्ज कराई हो। ये बात गले नहीं उतरती। सही है, ये लॉजिक तो बहुत स्ट्रांग है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अक्सर तार्किक स्थिरता और मानवीय व्यवहार के सामान्य सिद्धांतों पर बहुत ध्यान देता है। कोर्ट ने ये भी कहा कि हाँ, ये माना कि अभियुक्त नंबर 2 ने बिना वजह फाइल रोकी थी, जो संदिग्ध है, लेकिन इस शक को उस अतार्किकता के सामने तौलना होगा कि वो उसी आदमी से साठगांठ करेगा जिसके खिलाफ जांच बिठा रखी है। हाँ। कोर्ट ने ये भी सवाल उठाया कि क्या PW1 को इस पुरानी दुश्मनी या ट्रांसफर के बारे में पता नहीं रहा होगा। अगर पता था तो वो फिर उसी अधिकारी अपीलकर्ता से संपर्क क्यों साध रहा था अभियुक्त नंबर 2 तक पहुंचने के लिए। ये सब चीजें अभियोजन की कहानी पर गंभीर संदेह पैदा करती हैं। तो मांग और साजिश का आधार कोर्ट को कमजोर लगा। अब आते हैं ट्रैप की कार्रवाई पर। उन खामियों पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? एसपी की भूमिका, शर्ट का रंग। कोर्ट ने इन खामियों को बहुत गंभीरता से लिया, इन्हें मामूली नहीं माना। एसपी की भूमिका को छुपाने की बात पर कोर्ट ने कहा कि ये अत्यंत संदिग्ध है और अभियोजन पक्ष की सच्चाई पर एक बड़ा प्रहार, सीरियस डेंट है। इसे सिर्फ एक चूक नहीं माना बल्कि जांच की नीयत पर सवाल उठाया। और शर्ट की रंग वाली बात, हाईकोर्ट की व्याख्या पर क्या कहा? उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़ी टिप्पणी की। हाईकोर्ट की धूल से रंग उड़ने वाली व्याख्या को हैरान करने वाला, शॉकिंग, अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल और तर्कहीन, इरैशनल करार दिया। बाप रे। हाँ, कोर्ट ने जोर दिया कि निचली अदालत ने शर्ट को खुद अपनी आंखों से देखा था। उसके अवलोकन, ऑब्जर्वेशन को इतनी आसानी से खारिज नहीं किया जाना चाहिए था। हाईकोर्ट ने यहाँ सावधानी नहीं बरती। और विस्की के डिब्बे पर पाउडर वाली बात? उसे भी कोर्ट ने अनुमान पर आधारित, बेस्ड ऑन सरमाइजेस एंड कंजेक्चर्स कहा कि हो सकता है पाउडर हाथ से ट्रांसफर हो गया हो, लेकिन आपराधिक मुकदमों में जहां नतीजा इतना गंभीर होता है वहां सिर्फ अनुमान के आधार पर दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। और ये तथ्य कि पहले मेमो में इसका जिक्र नहीं था, ये भी महत्वपूर्ण है। तो सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि ये खामियां छोटी मोटी नहीं है? बिल्कुल नहीं। कोर्ट ने साफ कहा कि ये सिर्फ मामूली विसंगतियां नहीं हैं, ये जांच की प्रक्रियात्मक अखंडता, एसपी की भूमिका, भौतिक साक्ष्य की प्रामाणिकता, शर्ट का रंग और फोरेंसिक परीक्षण की विश्वसनीयता, पाउडर टेस्ट से जुड़े बुनियादी मुद्दे हैं। कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि ये खामियां अभियोजन पक्ष के मामले की नींव हिला देती हैं और ये एक बिगड़े हुए जाल या शायद एक मनगढ़ंत कहानी की तरफ भी इशारा करती हैं। तो इन सब विश्लेषणों के बाद सुप्रीम कोर्ट किस नतीजे पर पहुंचा?
नतीजा ये निकला कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर से निर्दोषता के दोहरी धारणा के सिद्धांत पर जोर दिया। कहा कि हाईकोर्ट ने निचली अदालत के बरी करने के फैसले को पलटते समय इन गंभीर खामियों को ठीक से संबोधित नहीं किया और उस ऊंचे मानक को पूरा नहीं किया जो ऐसे मामलों में जरूरी है। और संदेह का लाभ? हाँ, कोर्ट ने कहा कि अगर अभियोजन पक्ष की कहानी को उसके सबसे अच्छे रूप में भी देखा जाए, तब भी ये जो खामियां और विरोधाभास हैं वो इतना उचित संदेह, रीजनेबल डाउट पैदा करते हैं कि दोष सिद्धि कायम नहीं रखी जा सकती। और कानून का स्थापित सिद्धांत है कि जब दो विचार संभव हों तो संदेह का लाभ हमेशा अभियुक्त को मिलना चाहिए। तो अपील करता है कि भाई अभियुक्त नंबर 3 का क्या हुआ? वो तो पैसे लेते पकड़ा गया था। कोर्ट ने उस पे कहा कि हाँ, अभियुक्त नंबर 3 ने पैसे लिए, उसके हाथ रंगे पाए गए, लेकिन सिर्फ उसका पैसा लेना या उसका अपीलकर्ता का भाई होना ये अपने आप में ये साबित नहीं करता कि वो पैसा अपीलकर्ता के लिए था या उसकी मांग पर लिया गया था। इसके लिए स्वतंत्र पुष्टि वाले सबूत चाहिए जो इस मामले में नहीं थे। मतलब भाई की गलती की सजा अपीलकर्ता को नहीं दी जा सकती बिना सबूत के। बिल्कुल। कोर्ट ने ये भी नोट किया कि ट्रैप से पहले जो कथित मांग हुई थी रिश्वत की, उसकी पुष्टि करने वाला कोई स्वतंत्र गवाह नहीं था। ये भी एक कानूनी कमी है। तो अंतिम फैसला क्या रहा? अंतिम फैसला ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के दोष सिद्धि के फैसले को रद्द कर दिया और निचली अदालत के बरी करने के फैसले को बहाल कर दिया। एम संबशिवा राव को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। तो ये थी एक बहुत ही लंबी और उतार चढ़ाव भरी कानूनी लड़ाई। बरी होना, फिर दोषी ठहराया जाना और फिर आखिर में सुप्रीम कोर्ट से बरी होना। ये मामला वाकई दिखाता है कि रिश्वतखोरी जैसे गंभीर अपराध को कोर्ट में साबित करना कितना मुश्किल हो सकता है। हाँ, खासकर तब जब जांच प्रक्रिया में ही इतने गंभीर सवाल उठ जाएं। सबूतों का बोझ अभियोजन पक्ष पर होता है और उन्हें अपना केस संदेह से परे साबित करना होता है। बिल्कुल। ये फैसला एक बार फिर ये रेखांकित करता है कि भ्रष्टाचार के मामलों में सबूतों का कितना ऊंचा मानक चाहिए होता है। सिर्फ शक या परिस्थितियां या आधी अधूरी कड़ियां जोड़ना काफी नहीं है। मांग और स्वीकृति को ठोस सबूतों से साबित करना अनिवार्य है। और ये भी कि अदालतें सिर्फ अंतिम घटना यानी पैसे के लेन देन को ही नहीं देखती। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पूरे संदर्भ को देखती हैं, किरदारों के आपसी संबंधों को देखती हैं, उनके पिछले इतिहास को देखती हैं और सबसे महत्वपूर्ण, जांच की प्रक्रिया कितनी निष्पक्ष और सही तरीके से हुई है, इसे बहुत बारीकी से परखती हैं। मजबूत शक भी दोष सिद्धि का आधार नहीं बन सकता। इस पूरे मामले में एक बात जो सोचने पर मजबूर करती है वो है एसपी की छुपाई गई भूमिका और जांच के बिगड़े हुए या मनगढ़ंत होने की संभावना पर कोर्ट की टिप्पणी। ये कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करता है कि कभी-कभी शायद भ्रष्टाचार को पकड़ने के लक्ष्य का दबाव इतना ज्यादा होता है कि खुद जांच की प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में आ जाती है। ये एक अहम सवाल है। जब जांच में ही इस तरह की गंभीर खामियां सामने आती हैं, तो ये न केवल अभियुक्तों के अधिकारों का हनन है, बल्कि ये सवाल भी उठता है कि ऐसी स्थिति में खुद जांचकर्ताओं की जवाबदेही कैसे सुनिश्चित की जाए। ये व्यवस्था के लिए भी एक चुनौती है। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है कि सिस्टम में ऐसे चेक और बैलेंस कैसे हों कि जांच निष्पक्ष बनी रहे, चाहे लक्ष्य कितना भी नेक क्यों न हो। सही कहा। तो ये था आज का हमारा विश्लेषण एम संबशिवा राव बनाम राज्य के इस महत्वपूर्ण मामले पर। सुनने के लिए धन्यवाद।